बहुत सारे विचार मंच पर आ गए हैं, तो समय की सीमा है, तो मैं सीधा कुछ मुख्य बातों की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा। लेकिन पहले जो मैंने इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ा है और थरोली पढ़ा है, और मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत सुंदर कदम है, बहुत सही रास्ते में है। ये एक मैं उसका ओवरव्यू बता रहा हूँ, उसको बहुत विस्तार से मैंने देखा है, बहुत सुंदर है, बहुत सही दिशा में है। एक और हमको अपनी आत्मा से परिचय और केवल देश नहीं राष्ट्र से जुड़ना, और राष्ट्र के माध्यम से, क्योंकि राष्ट्र भी राष्ट्रवाद दो तरह का होता है। एक होता है एक एक्सपेंशनिस्ट, एक अहंकार से भरा हुआ राष्ट्रवाद। दूसरा होता है राष्ट्रवाद जो संसार, समाज और दिव्यता की सेवा में होता है। तो श्री अरविंद का राष्ट्रवाद ये है जो संसार और समाज की सेवा के लिए है। और श्री अरविंद ने स्पष्ट किया है कि भारत का उठना निश्चित है, और अब दिख रहा है कि भारत उठ रहा है। और ये इसलिए निश्चित है क्योंकि यदि भारत नहीं उठता है तो संसार गिर जाएगा। ये हम लोगों को ये समझना है कि ये बात केवल हम लोगों तक सीमित नहीं है। इस समय पूरा संसार एक त्रासदी से गुजर रहा है और वो भारत की ओर देख रहा है। और भारत सदैव विश्वगुरु रहा है, और जैसा कि बात हुई, वो एक अपने गौरव को भूल गया, अपनी पहचान खो गया, और नीचे नीचे आना ये भी एक काल की सीमा का एक युग परिवर्तन का तरीका था। लेकिन अब वो फिर से उठ रहा है, गौरव को प्राप्त करेगा और सारे विश्व को उसको दिशा दिखानी है। तो अब इस संक्षेप परिचय के साथ शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के अंदर अनेकों छिपी संभावना है, प्रत्येक हिस्से को, प्रत्येक भाग को उसकी उच्चतम संभावना से अवगत कराना पहला उद्देश्य है। दूसरा, उन उच्चतम संभावनाओं को एक महत्, उदात्त राष्ट्र, मनुष्य, ईश्वर की सेवा में समर्पित करना। ये इसके दो मुख्य लक्ष्य है। इस ओर ध्यान नहीं जाता लोगों का कि शिक्षा एक माध्यम है हमें स्वयं से परिचय कराने का, और दूसरा हमारे अंदर स्वयं से परिचय केवल ये नहीं कि हम जो हैं, मैकॉले की तो बात की। मैं जब बचपन में, मुझे याद है, पढ़ रहा था, मैं पुस्तकें पढ़ता था, तो दो तीन चीज़ें बड़ी खटकती थी। एक थी कि मैन इज़ ए सोशल एनिमल, तो मैं कहता था मैं पशु हूँ, ये पहचान है मेरी। तो फिर अगर मैं पशु हूँ तो मेरा व्यवहार पशु जैसा होगा। बाद में मैंने जाना कि नहीं, मैं पशु नहीं हूँ, हम सबके अंदर एक दिव्यता है, और हमारे अंदर पशुत्व है। वो एक शिक्षा का एक विषय है जिसके बारे में संक्षेप में बात करूँगा। लेकिन पशु के ऊपर देवता, यही हम लोग अपने सारे मिथोलॉजी में देखते हैं कि हर देवता का पशु एक वाहन होता है। जो हमारे अंदर पशुत्व है उसको देवता का वाहन होना चाहिए, ना कि देवत्व उसके अधीन होना हो। तो ये एक चीज़ बड़ी खटकती थी, और ये आवश्यक है कि हम इस चीज़ से हटें। मैन इज़ नॉट ए सोशल एनिमल, मैन इज़ ए डिवाइन बीइंग। ये हमारा अध्यात्म कहता है, मैन इज़ ए डिवाइन बीइंग। लेकिन उसके उस डिविनिटी के, उस दिव्यता के एक्सप्रेशन जो माध्यम है वो उपयुक्त नहीं है। उस माध्यम को, उस दिव्यता को उजागर करना ऐसा ही है जैसे शीशे पे धूल जमा हो गई है, उसको हटाएं तो वो शीशा सुंदर सबके अंदर है, और धूल हटाने का काम चल रहा है। और उसके बाद ऐसे माध्यम जो एक्सप्रेस करे, मेरे अंदर बहुत सुंदर संगीत होगा, लेकिन यदि मेरा गला खराब हो तो मैं नहीं गा सकता हूँ। तो हमारे जो यंत्र उपकरण हैं, शरीर, मन, प्राण, मेधा शक्ति, इन सब का विकास, भावनात्मक शक्ति, ऊर्जा, प्राण की ऊर्जा, देह, इन सब के अंदर इनका विकास, ताकि जो हमारे अंदर एक दिव्यता है वो उसको अभिव्यक्त कर सके बड़े सुंदर ढंग से। तो ये एक समग्र शिक्षा का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। दूसरा, वो विकास होगा, लेकिन वो किस चीज़ की सेवा में होगा। तो यहाँ पर एक बड़ा विचित्र, मुझे अगेन जो दूसरी बात मैंने कही, जब बचपन में मैंने हिस्ट्री की जब किताब पढ़ी, तो मैंने उसमें एक चैप्टर था रामायण के ऊपर, वैदिक काल के ऊपर, और उसमें लिखा था कि वैदिक काल के लोग प्रिमिटिव थे जो प्रकृति की पूजा करते थे। तो इट शुक मी, ऐसा लगा कि मेरी नींव को किसी ने झकझोर दिया है कि हम प्रिमिटिव थे और तुम सिविलाइज्ड हो।
और उसी समय ये बात की, कौन थे ये जो वैदिक काल के लोग थे, कौन थे ये जो जिन्होंने रामायण और महाभारत की रचना की। महाकाव्य, हम केवल रामायण महाभारत कहते हैं, हमने कभी उसको केवल काव्यात्मक दृष्टि से, केवल काव्यात्मक दृष्टि से यदि हम देखें तो कितना अद्भुत वो संसार में प्रकट किया है। श्री अरविंद एक जगह कहते हैं 3 चीजें जो हमारे अंदर हमारी भावना और प्राण की जो ऊर्जा है उसको संयत करती है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे राष्ट्र में, और यहाँ पे वो जो पशुत्व की बात हो रही है कि हमारे अंदर वैचारिक स्तर पे कमी नहीं है, हालांकि अब हमने उसको भी भूल गए हैं। तो हमको अगर वेद उपनिषदों के बारे में कुछ जानना है तो हम कोट करते हैं, उस अमेरिकन या ब्रिटिश व्यक्ति ने ऐसा लिखा है महाभारत के बारे में। ये क्या बात है? हमको जो ब्रिटिश राइटर्स हैं उनको भारत की दृष्टि देनी है, उनकी दृष्टि से हम समझ रहे हैं महाभारत को, गीता को, इत्यादि इत्यादि। तो ये एक पूरी नई दृष्टि हमें हमारे अंदर जागृत करनी है। तो ये फिर भी वैचारिक स्तर पे बहुत कुछ है, बहुत सारे फिलॉसफीज़ हैं, षट दर्शन हैं, और उसके बाद बहुत चीज़ें जुड़ी हैं। बौद्धिक स्तर पे हम लोग भारतीय इस पर गर्व कर सकते हैं कि हम लोग अकारण घंटों बात कर सकते हैं। क्षमा कीजिएगा, मनोज भाई हंस रहे हैं, मुझे पता है किस लिए हंस रहे हैं, वक्ता और श्रोता की बात, लेकिन ये सच है। बड़ा मजा आता है इसमें, पूरा घंटों डिस्कशन होता है बौद्धिक स्तर पे, वेद उपनिषद रामायण, उससे लेके उसके बाद हमारी चेतना कहाँ चली जाती है। अच्छा, खाने में क्या बना है? और अगर खाने में आपके मन पसंद की कोई चीज नहीं बनी है, उफ ये क्या बना दिया, नमक कम है, नमक ज्यादा है, विचारों का कोई मेल नहीं है हमारे जीवन से, बहुत अच्छा है वहां पे। तो ये एक बहुत बड़ा लैकुना है, और इसका कारण है सत्य निष्ठा का अभाव। सत्य कहने से डरते हैं, सत्य देखने से डरते हैं, सत्य को जीने से डरते हैं, कायर हो गए हम ऐसे राष्ट्र कभी नहीं थे। और इसीलिए ये कहानियां आवश्यक है। मैं अक्सर कहता हूँ, साइकेट्रिस्ट हूँ, मुझसे लोग पूछते हैं कि साइकोलॉजी की कौन सी सबसे अच्छी पुस्तक पढ़ें, तो मैं कहता हूँ महाभारत पढ़ो और उपनिषदों को देखो। वो देखो सत्यकाम कितना सत्य कहने से हिचकिचाता नहीं था। मुझे नहीं मालूम मेरे पिता कौन है, माता का नाम पता है। ये जो साहस है, माता जी कहती हैं कि बच्चों के अंदर सत्य के प्रति एक जिज्ञासा, एक जागरूकता, सत्य को प्रकट करने का साहस, यह आवश्यक है जगाना। और इसके लिए पूरी एक सोच बदलनी है। अभी क्या है कि बच्चा झूठ बोलता है तो उसको बहुत लाभ मिलता है। अगर वो टीचर के सामने हर समय कहता है टीचर जी टीचर जी टीचर जी, बहुत अच्छा, कितना प्यारा है आपका बच्चा, है ना। अभिभावकों के पास जाके आपका बच्चा बहुत अच्छा है। और यदि कोई बच्चा नचिकेता की तरह कह दे टीचर जी मेरे विचार से ये जो आप पढ़ा रही है ना, ये सही नहीं लग रहा है। एक शायद पता होगी आपको, अभी तो फिल्म बनी है रॉकेटरी, कि कैसे वो साहस करके कहते हैं हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि पुस्तक में गलत है, पुस्तक गलत हो सकती है। ये साहस है उसके अंदर। टीचर को ये पसंद नहीं आएगा, अभिभावकों को भी पसंद नहीं आएगा। सत्य बोलने का साहस। अभी कोई बच्चा सच बोल देना तो उसको डर लगता है कि मुझे पनिशमेंट मिलेगी, और इस भय के कारण बच्चे बचपन से झूठ बोलना सीख जाते हैं। और माँ बाप भी झूठ की शिक्षा, सबसे पहली शिक्षा, बेटा बोल दे पापा घर में नहीं है, मम्मी कहीं और गई हैं, हर चीज में झूठ। कहीं आपको नहीं जाना है तो कह दो हम इस प्रोग्राम में, अरे कह दो कि नहीं आना है, उसमें समस्या क्या है? नहीं मन है मेरा शादी ब्याह में जाने का, मैं नहीं इन चीज़ों में व्यर्थ अपना समय गंवाना चाहता हूँ, यू कैन से स्ट्रेट फॉरवर्ड। लेकिन ये जो सत्य निष्ठा का अभाव है, इसके कारण हमारे अंदर विचारों और जीवन के बीच जो तालमेल होना चाहिए खो गया है। सिंसेरिटी बहुत बड़ी क्वालिटी है, इट इज मिसिंग। दूसरी जो एक चीज़ है जो शिक्षा में के माध्यम से हमको लाने की आवश्यकता है, वो है विचार तो बड़े सुंदर हैं, पर भावनाएं, प्राण तत्व ये रिफाइंड नहीं है, क्रूड है, बहुत क्रूड है, अत्यधिक क्रूड है।
आप आज की पीढ़ी के बच्चे गालियों से बात करते हैं, हम लोग उनको कोसते हैं, अंग्रेजी की गालियां हो गई हैं। और जब हम छोटे थे, कम से कम मुझे यहाँ क्या नहीं मालूम है, लेकिन उत्तर प्रदेश में, बिहार में माता पिता वो गाली उनके जुबान पे चढ़ी रहती थी। मुझे लगता है कि अभी शायद चीज़ें बदली हैं, आई डोंट नो, थिंग्स हैव प्रॉब्ली इम्प्रूव्ड। और ये अतिमानस का एक प्रभाव अगर क्योंकि ये चीज़ आप किसी को सिखा नहीं सकते, ये तो व्यक्ति की अपनी पहचान है कि उसने इस चीज़ को सीखा है कि नहीं सीखा है। ये अंदर में कोई रिफाइनमेंट नहीं है। बच्चे के सामने गाली गलौज, कैसी बातचीत, स्वर ऊंचा करके बच्चे को कांप रहा है। वो बच्चा जब बड़ा होगा तो वो भी यही करेगा। तो ये हमने प्राण हमारा संयत ही नहीं है। हर समय बिना किसी टॉपिक के एक अनजान व्यक्ति के फोन पर आधे घंटे बात करने की कला, इसमें हम माहिर हो चुके हैं। और बात भी ज्यादातर क्या होती है, गॉसिप। गॉसिप भी किस तरह की होती है, हम अब देखिए दो व्यक्ति मिलेंगे, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने ये किया, हम अब हमसे तो कितना, हमारा बच्चा ये कर रहा है, हमारा बच्चा भी विदेश में, अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। उसके बाद भी जब वो सारी बात अपनी सुना चुके हैं, 2 मिनट को चुप होते हैं, आपको लगा आप चैन की सांस आई, सुनने वाला बोर हो रहा है, अब स्पष्ट है, फिर से वो शुरू हो जाते हैं। कितनी संकुचित हमारी हृदय की भावनाएं। केवल परिवार, वो भी परिवार एक बड़ा सीमित, कम से कम राष्ट्र की तो सोचे। राष्ट्र इसलिए आवश्यक है, कम से कम हमारी भावनाओं को विशाल तो बनाएगा। भारतवर्ष का पतन किस लिए हुआ? अभी इतना स्वार्थ, केवल हम अपने घर, मेरा घर साफ रहे, कचरा उठा के अपने बगल में रख दिया। ये एक दूसरी बड़ी समस्या है कि प्राण हमारा बहुत ही असंयत है, संयम नहीं है। और संयम के बिना तप नहीं है। ये तपोभूमि है, पूरा भारत एक यज्ञ भूमि है, तपोभूमि है। ये कोई पैसे कमाने का राष्ट्र नहीं है। हम लोग बार बार बात करते हैं रोजगार रोजगार रोजगार। ये रोजगार आप पहले व्यक्ति के अंदर उसको विकसित करो, स्वधर्म नियत। जो स्वधर्म से चलेगा उसको काम भी मिलेगा, उसको कोई समस्या। वी आर अप्रोचिंग द अदर वे राउंड कि हम जॉब क्रिएट करो, फिर हम वही भूल करने जा रहे हैं कि हमने खूब सारे जॉब क्रिएट कर दिए। लोग कहीं भी किसी में, इट्स लाइक फिटिंग राउंड पेग्स इन ए स्क्वायर होल, डाल दो कहीं फिट कर दो। उसके रिवर्स क्या करो, व्यक्ति को इतना सक्षम बनाओ कि वो अपने ही अंदर कोई ना कोई संभावना को जागृत करे। आई वॉज सो हैप्पी कि स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम आया। ऑनेस्टली इट इज, अगर मुझे इसको गीता का नाम देना हो तो ये स्वभाव नियत कर्म है। हर किसी के अंदर कोई स्किल है, वो नहीं जानता है, और वो उसको डेवलप करे, उसमें गर्व होना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन की बात है कि जब किसी ने उनको कहा, जब वो आए राष्ट्रपति बन के, तो किसी ने कहा, सर आई होप यू रिमेंबर कि आपके पिता क्या करते थे। पिता क्या करते थे? वो जूते गांठते थे। तो वो मुस्कुरा के बोले, हाँ हाँ मुझे पता है, और ना केवल मुझे पता है, मुझे गर्व है, और मैंने भी उनसे कुछ सीखा है। तो यदि आपके जूते खराब हों तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं भी इतना ही सुंदर रिपेयर करूंगा कि आपको दोबारा किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। ये कर्म की जो कर्म छोटा बड़ा नहीं होता है, भावना जिस उद्देश्य से हम करते हैं। एक छोटी सी कहानी है कि ये हम सबको, ये सब हमारे यहाँ है, इसीलिए अगर हम अपने राष्ट्र के मूल चिंतन में जाएंगे तो ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि कर्म। मीराबाई किसके पास जाती हैं ज्ञान पाने के लिए? संत रविदास क्या करते थे? वो जूता गाड़ते थे। ये हमारे अंदर है कि व्यक्ति की पहचान उसका बाहरी काम नहीं है, व्यक्ति की पहचान उसके अंदर की चेतना है। तो वो चीज विलुप्त हो गई, तो इसलिए ये सब आया, डिग्री, पहचान, सक्सेस की पहचान। श्री अरविंद एक अपने एफोरिज्म में कहते हैं, बेटर टू बी ए गुड शू मेकर देन एन इनकॉम्पिटेंट किंग। एक राजा है जिसको पता नहीं है कि राज्य को कैसे चलाया जाए, तो ऐसे राजा से तो अच्छा वो है जो आप मोची जो जूते अच्छे से गांठ रहा है, उसमें उसको गर्व है। और वो क्यों गर्व है? क्योंकि उसको बात ये नहीं कि वो क्या कर रहा है, बात ये कि वो कैसे कर रहा है,
किस परफेक्शन से कर रहा है। तो 3 व्यक्ति हैं, वो तीनों पत्थर ढो रहे हैं। तो किसी ने पूछा कि भैया तुम क्या कर रहे हो? बोला अरे देख नहीं रहे हो, बोझा उठा के, मेरी जिंदगी में तो यही लिखा है, पत्थर उठा उठा के ले जाना। उफ, भाग्य ने मेरे साथ क्या किया है। ये था अब मैं बोली दूं लेफ्ट शिक्षा पद्धति का नायक कि भाग्य ने मुझे पत्थर ढूंढना लिखा है। अगर मेरे हाथ में एक बंदूक आ जाए तो मैं वह जो मालिक है उससे छीन लूंगा उसका अधिकार, उसको पत्थर ढुआऊंगा। दूसरा व्यक्ति था, अब जहां लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी वहां कैपिटलिस्ट भी होनी चाहिए। दूसरे व्यक्ति से कहा भैया तुम क्या कह रहे हो? कहते कमाई कर रहा हूं, परिवार चलाना है, यहाँ पे इतना पैसा दे रहे हैं और इस कारण ये कमाई मैं करूँगा, जब इससे बेटर नौकरी कहीं मिल जाएगी। अभी मैं भारतवर्ष में कमाई कर रहा हूँ, अगर अमेरिका में इसी काम के मुझे $1000 मिलेंगे तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, कमाई कर रहा हूँ। और तीसरा व्यक्ति वो है हमारे भारत की जो मूल आइडियोलॉजी, उससे भी वो पत्थर ही ले जा रहा था, काम तीनों एक ही कर रहे थे। कहा भैया तुम क्या कर रहे हो? उसके चेहरे पर एक तेज था, बड़े आनंद से दिख रहा था, काम वही कर रहा था। कहा तुम क्या कर रहे हो? तो वो कहता है मैं मंदिर का निर्माण कर रहा हूं। अब देखिए कितना, तीनों एक ही काम कर रहे हैं लेकिन तीनों का ध्येय अलग है, अंदर का ध्येय। तो ये चीज कि मैं एक शिक्षिका हूं जो बच्चों को पढ़ा रही हूं, कितना मुश्किल काम है। सुबह से शाम तक घर में आके हस्बैंड भी ऊपर से आ जाते हैं, वो भी अपना रौब जमाते हैं। पहले तो वहाँ पे बच्चों को देखभाल करो, फिर घर में आकर के इनकी सेवा करो। ये एक सोच है। दूसरी सोच ये है कि पैसे आ जाते अच्छे, ठीक है। तीसरी सोच ये है कि मैं राष्ट्र का निर्माण कर रही हूँ, ये बच्चे केवल डिग्री नहीं पाने वाले हैं, और राष्ट्र का निर्माण करके मैं मनुष्यता का विकास उसमें सहायक हो रही हूँ। तो हम सबके अंदर मन की कितनी संभावना है। जब हम ऋषियों की बात सुनते हैं, बात हो रही थी वैदिक काल के ऋषियों में क्या था इन शास्त्रों में, ये केवल एक शास्त्र पढ़ने के नहीं है। आश्चर्य होता है कि इनको ये रेवलेशन कैसे होता था, कैसे ये इतने सुंदर काव्य को, रामायण और महाभारत अद्भुत हैं। मतलब केवल कालिदास अगर हम उनको पढ़ें तो लगता है कि वो तो एक पत्थर को उठा लें और उसका वर्णन करें, तो वो पत्थर से केवल शब्द ध्वनि के माध्यम से उसको एक जीवंत सत्ता बना देंगे। When we read कालिदास, जब वाल्मीकि की रामायण, जब उसके कुछ एक चीजें पढ़े तो लगता है उफ, ये लिखने वाले का हृदय कितना अति संवेदनशील है। ये चीजें हमको रिफाइन करती हैं। ये जॉब की खोज में हमने कविता, काव्य, संगीत, कला, ये क्या सब्जेक्ट हो गए, कोई बच्चा लेना नहीं चाहता है। क्यों नहीं लेना चाहता है? ये कंपलसरी भी नहीं है और इसका पीएमसी और पीबीसी से कोई लेना देना नहीं है। यही सब्जेक्ट तो कंपलसरी होने चाहिए क्योंकि हमको रिफाइन करते हैं। कविता हमको ऊंचाइयों तक ले जाती है और कला हमको रिफाइन करती है, हमारी चेतना को, हमारे अंदर जो पशुत्व है उसको रिफाइन करती है। कोई भी व्यक्ति जो कला प्रिय है वो सौंदर्य प्रिय है, और नैतिकता का आधार सौंदर्य है। अगर उसके मूल में जाए, नैतिकता कोई राइट और रॉन्ग की चीज़ नहीं, वो वेस्टर्न कंसेप्ट है मॉरल साइंस का, कि इस तरफ श्वेत है इस तरफ काला है। वो सारी जीवन श्वेत और काले में, बस उन्होंने अब ये किया है, नाम बदल दिया, अश्वेत कर दिया है। लेकिन हम श्वेत और काले की बात नहीं करते, हम तो काले से श्वेत की ओर, असदोमा सदगमया, इसकी बात करते। तो ये कैसे जाएंगे? कला के माध्यम से हमारा जीवन रिफाइन होता है, और म्यूजिक, संगीत के माध्यम से हम गहराई में जाते हैं। अब देखिए, हम आने के पहले तो बहुत सुंदर संगीत चल रहा था यहाँ पे, और अब देखिए संगीत स्वतः ही आपको अपनी गहराइयों से अवगत कराता है। अभी भी मैं नहीं जानता हूँ कि कितने शिक्षण संस्थान हैं जहाँ प्रारंभ आप केवल एक, ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, आपको किसी को शास्त्रीय संगीतज्ञ बनाने की आवश्यकता नहीं है। किंतु क्लास के प्रारंभ में, जब बीच में ब्रेक होता है उस समय, जब ब्रेक के बाद लोग आते हैं उस समय, और जब समाप्त होता है, हम ये टन 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 टन, ये उसको बच्चे भी स्टार्टल होकर उठते हैं, वेट कर रहे हैं घंटा कब बजेगा।
अब 2-3 मिनट का एक सुंदर संगीत में क्या समस्या है? ये तो इम्प्लीमेंटेबल चीज है। एक उनको एक संगीत की एक ज्ञान, कविता, जिसके माध्यम से वो अपने अंदर के प्राण तत्व को सुंदर बनाएंगे। सौंदर्य आधार है नैतिकता का। कोई कर्म करने के पहले, कोई बात बोलने के पहले, वाणी के पहले, कोई भाव हृदय में उठने के पहले, ये सुंदर है या असुंदर है, कोई किताब पढ़ने की फिर जरूरत नहीं है। इतना यदि हम अपने अंदर देखें कि ये सुंदर भाव है, तो स्वयं पता चल जाएगा कि नहीं ये असुंदर है। ये विचार सुंदर है या असुंदर है। ये वाणी मेरी, ये सुंदर है कि असुंदर है। ये कर्म किस तरह से, एक एक जेस्चर, पोस्चर, किस तरह मैं चल रहा हूं, किस तरह से मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं, किस तरह से भोजन कर रहा हूं, ये सुंदर है या असुंदर है। ये किसने सिखा दिया कि स्पून फोर्क से खाना सभ्यता की निशानी है? ये तो बिल्कुल असभ्य गंवार वाली बात है, क्योंकि चम्मच का तो हमको पता नहीं किसने धोई है, क्या किया है। हाथ से खा के दिखाइए सुंदर ढंग से, ये बात है। कितना वो सौंदर्य जो है, सौंदर्य बोध, ये आवश्यक है। एक सत्य, सत्यनिष्ठा, दूसरा सौंदर्य बोध, और तीसरी चीज जिसकी बात करते हैं श्री अरविंद, स्पोर्ट्स, गेम्स, एक्सरसाइज। क्योंकि प्राण ऊर्जा की भारतवर्ष में कमी नहीं है। आप देख लो, इंडियन आइडल देख लोगे, किसी भी, चाहे वो बाहर से वो जो प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजिकल जो है एस्पेक्ट, वो ठीक है, हालांकि वी आर कैचिंग अप, नो नीड टू बॉदर अबाउट ऑल दैट। अमेरिकन आइडल का कॉपी है। लेकिन आप देखोगे कि एक अंतर है। जब एक भारतीय बच्चा परफॉर्म करता है तो क्या ऊर्जा है उसके अंदर, आश्चर्य होता है। 4 साल का बच्चा, 5 साल का बच्चा, क्या ऊर्जा है। ये जो ऊर्जा का प्रस्फुटन, विस्फोट हुआ है, जो जिस बात की बात हो रही है, नई शक्ति, द न्यू क्रिएशन, ए न्यू कॉन्शियसनेस इज अपॉन अर्थ, एक शक्ति का विस्फोट हुआ है, पूरे विश्व में हुआ है। और भारत चूंकि इसका केंद्र है, इसलिए इस ऊर्जा का विस्फोट हुआ है भारतवर्ष के अंदर। पांडिचेरी की जो बात, लोग क्यों जाते हैं 7 समुंदर पार करके, वो केंद्र है इस विस्फोट का। इसको अति मानसिक शक्ति, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगा, आप समझ लीजिए दिव्य शक्ति का एक विस्फोट हुआ है। और वह विस्फोट अब भीम की गदा की तरह आप उठा नहीं पाओगे, या हम और सिंपल उदाहरण लें, धनुष यज्ञ की तरह है। अगर हम उठा नहीं पाएंगे, संवरण नहीं कर पाएंगे, तो हमारा ही विनाश कर देगी। धनुष यज्ञ हुआ है, धनुष को उठाना, उस विस्फोट को धारण करने के लिए हमको अपना प्राण शरीर तैयार करना है। आश्रम में कितना जोर दिया जाता है फिजिकल एजुकेशन पे, इसलिए कि तुम्हारा शरीर ही धारण नहीं कर पाएगा, कांपने लगोगे। हम लोग तो हर चीज में कांपने लगते हैं। थोड़ा किसी ने डांट दिया, थर थर का, इंटरव्यू में जाना है, कांपने लगते हैं। मम्मी पापा सामने कांपने लगते हैं। कोई अगर अंग्रेजी बहुत उसमें बोले तो हम घबरा जाते हैं कि भाई इतनी अंग्रेजी, उसको खुद नहीं समझा। वो बहुत ही, हम लोग अमेरिका जब मैं गया था तो सबसे पहली बार की बात कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छे से परिचय हो गया। वहाँ एक शब्द मैंने सुना, सब था वाइट ट्रैश। मतलब जिनको वहाँ लोग कहते हैं कि दे आर यूजलेस, पर अंग्रेजी बोलता है। सब ऐसे सुन रहे हैं कि बस अभी ऋषियों की वाणी और हम सुन रहे हैं। ये क्या है? वाई आर वी सो अफ्रेड? भय मुक्त होना है, हर चीज के लिए भय। आप गीता का संदेश देखिए, प्रारंभ में श्री कृष्ण क्या कहते हैं, क्या है जिससे तू भय नहीं खा रहा है? इससे भी तुझे भय है, उससे भी भय है। भय से मुक्त होना है। सत्य हम कैसे कहेंगे, अच्छे मार्ग पे कैसे चलेंगे अगर हम भय है? हर किसी का भय है। और अंत में ये बच्चे जो है वो भय के कारण बहुत कुछ अटेम्प्ट नहीं करते हैं, जिसमें वो ना केवल सक्सीड करेंगे, बहुत आगे जाएंगे, लेकिन भय है। इससे भय से मुक्त करना ये हम लोगों का काम है, एक शिक्षकों का, अभिभावकों का, हर व्यक्ति का। बच्चे इतने डरे हुए आते, किसी के पास भी आते तो डरे हुए आते कि पता नहीं अभी अंकल से डांट पड़ेगी। दे डोंट नो हाउ टू प्ले। तो जब हम फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये एक तो ये भय जाता है, और दूसरा हमारा शरीर सक्षम होता है इस नई ऊर्जा को धारण करने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण, हमारी जो प्राण की ऊर्जा है वो संचालित होती है, उसको एक दिशा मिलती है। अभी हाल में, मैं यहाँ रिपीट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन बेंगलोर की एक रैंडम चेकिंग हुई थी कुछ दिन पहले, स्कूल बैग्स की चेकिंग। तो इसलिए हुई थी कि बच्चे व्हाट्सएप पे कितना जाते हैं,
व्हाट्सएप नहीं, फोन के ऊपर कितने घंटे, लेकिन उसमें जो निकला तो बहुत ही दुख का विषय था। क्यों? क्योंकि ऊर्जा तो है ना इस उम्र में। पुराने समय में इसका इलाज दूसरा था कि एक चाइल्ड मैरिज, अब वो अलग बात है कि इसको अब हम लोग पूरा दृष्टिकोण हमारा खो गया है, लेकिन उसका पर्पस ये था कि आपका कंज्यूमेट नहीं हो रहा विवाह, लेकिन ये तुम्हारा पति है और ये तुम्हारी पत्नी है, और ये जान के दोनों के बीच में एक भावनात्मक संबंध जुड़ता था, दैहिक नहीं, भावनात्मक। और वो अंत में कंज्यूमेट होता था एक उम्र के बाद। इट वॉज ए वे कि उस समय के लोगों ने, वो जानते थे कि प्राण की ऊर्जा अनियंत्रित हो सकती है, अनियंत्रित होगी तो आप इसको कैसे संभालोगे, तो ये एक उपाय था उन्होंने संभालने का। अब हम उसमें नहीं जा सकते हैं और जाना भी नहीं चाहिए, काल की गति आगे बढ़ गई है। लेकिन अब इसको अगर हमको संचालित करना और ये आवश्यक है, तो वो स्पोर्ट्स और फिजिकल कल्चर के माध्यम से ही संभव है, और किसी माध्यम से नहीं। और इसके लिए समुचित समय एक एक जगह, और मैं ओपनली ये कहना चाहूँगा, बिकॉज मैं भी जब छोटा था मैं तो शाखा जाता था, मुझे नहीं मालूम था तब तक कि इसका राजनीति से कोई संबंध है ऑनेस्टली, पर मुझे बहुत अच्छा लगता था क्योंकि गांव में और कुछ था नहीं उपाय। शाखा जाते थे हम, 1 घंटे खूब खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे सारा। इट वॉज ए वेरी गुड थिंग। आप किसी भी माध्यम से, ये ग्राउंड्स हम लोग खत्म कर रहे हैं, दिस इज नॉट ए गुड थिंग। टाउन प्लानिंग में ये एक चीज़ है जो हमको सीखनी चाहिए। आप वेस्टर्न वर्ल्ड में जाएंगे तो कई जगह पर ग्राउंड्स रखते हैं, वो उस पर आप कोई चीज़ नहीं बना सकते हैं। ग्राउंड्स रखने चाहिए, बच्चे जाके खेलें, खूब खेले, उसके बाद आए। देखिए वो पढ़ाई में भी अच्छा करेंगे। बाय द वे, ये मैं आपको एक एज ए साइकेट्रिस्ट सलाह दे रहा हूँ, और मैं देता हूँ, जब बच्चे केवल वो सही है कहावत, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, एंड आई वुड से नॉट ओनली ए डल बॉय, ए यूजलेस एंड ए स्टूपिड बॉय। बच्चों को खेलने दीजिए और खेलने के लिए अवसर दीजिए, ऐसे स्थान होने चाहिए। और अंत में बहुत बड़ा विषय है, बट संक्षेप में ये मैं केवल उन चीज़ों को टच कर रहा हूँ जो टच नहीं की जाती है। मन के विकास में केवल स्मृति का विकास, इवन तर्क शक्ति का विकास। वी डोंट नो, व्हाट्सएप पे जो भी आता है हम उसको सत्य वचन है प्रभु, प्याज रख दो तो ये ठीक हो जाएगा, वो ये नहीं कि ये गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। आप तर्क की शक्ति अप्लाई कीजिए, और ये केवल भारतीय चीजों पर नहीं, विदेशी चीजों पर भी। एज ए डॉक्टर, जब भी लोग कहते थे यहाँ रिसर्च हुई है, एमडी कर रहा था तो ये बहुत सारी वो कहते थे ये फला फला रिसर्च हुई है, आई यूज्ड टू गो टू द रूट कि ये रिसर्च हुई कहाँ पर है और इस रिसर्च के पीछे क्या चीज़ थी। कोरोना में भी आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। हैज एनीबडी केयर टू गो इनटू द रिसर्च? ये क्या है, एमआरए वैक्सीन क्या है, ये जनमानस को जानना चाहिए। ये क्या करती, कैसे एक्ट करती है, क्यों हम वायरस से इतना निराश परेशान कि वो छोटा सा पिद्दी का शोरबा हमें परास्त कर देता है। तो जब आप इसके मूल में जाएंगे तो देखेंगे कि ये बहुत सारी रिसर्च जो वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही हैं, उनके पीछे एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, मोटिव अलग है, एंड इट इज सो ऑब्वियस। थोड़ी अपनी बुद्धि अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे हम भयभीत हो जाते हैं, ओ माय गॉड, अरे वहां भी आ गया, और कितना डिस्कशन हो, ओमिक्रॉन आ गया, डेल्टा आ गया, ग्रीक लेटर के सारे अक्षर गिना दो, ओमेगा 2 ये नहीं, हमको तर्क शक्ति, लेकिन तर्क शक्ति के ऊपर अंतर्भाष की शक्ति जो आत्मा के जागने से जागृत होती है, डिसर्नमेंट, बुद्धि, जो नीरशीर विवेक होती है, ये तो प्रज्ञाएं हमारे अंदर है। इसके लिए हमको कोई अध्यात्म के गहराइयों तक भी जाने की जरूरत नहीं है। हर बच्चे के अंदर कल्पना की शक्ति, कल्पना की शक्ति का तो विकास ही नहीं किया जाता, कोई सब्जेक्ट नहीं है एज फार एज आई नो इमेजिनेशन, एग्जाम भी नहीं होता है इसमें इनडायरेक्ट होता है कि आप घूमने गए मित्र के साथ शाम व्यतीत कर रहे हैं, आप उस पर लेख लिखिए, इतना होता है। इमेजिनेशन, देखिए, इमेजिनेशन इज द पावर टू फॉर्म इमेजेस। और हमारी क्या इमेजेस आती है दिमाग में, हर चीज में बुरा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। लेकिन यदि हम इमेजेस फॉर्म करें सुंदर, अच्छी, तो हम अपने ही भाग्य को बनाने में सहयोग दे रहे हैं। पावर ऑफ इमेजिनेशन, पावर ऑफ इंट्यूशन, अंतर्भाष बच्चों में होता है, लेकिन हम उसको समाप्त कर देते हैं। बच्चे आजकल कहते हैं नहीं मेरी इस दिशा में रुचि है, नहीं नहीं, क्यों? वही बात हो रही थी, हमारे सफलता के क्या मापदंड हो गए हैं।
पैसा कमाना सफलता कब से हो गई? और सच है, एक संक्षिप्त 2-4 मिनट और, बचपन में एक सुंदर सी बात पढ़ी थी, दिल भरा था जेब जब खाली थी, दिल हुआ खाली भरी है जेब जब से। वेल्थ का मापदंड ये नहीं है कि हमारे बैंक में कितने रुपए जमा हैं। वेल्थ का मापदंड, मैं यहां वेल्थ आंतरिक संपदा की बात नहीं कर रहा हूं, बाहरी वेल्थ का मापदंड ये है कि आप इसको किस उपयोग में लगा रहे हैं। भामाशाह की वेल्थ अद्भुत है, और हमने खूब बड़े भुवन बना लिए, अट्टालिकाएं, तो वो तो रावण की नगरी है। तो ये चीजें हम लोगों को समझिए कि किसी भी, कितना भी हम विकसित हो जाए, उसको किस चीज के उपयोग में लगा रहे हैं। क्या हम अपने स्वार्थ की सेवा के लिए लगा रहे हैं, राष्ट्र की सेवा के लिए लगा रहे हैं, किसी उच्च आदर्श के लिए लगा रहे हैं, ईश्वर की सेवा में लगा रहे हैं? इससे उस चीज का मापदंड होता है। वरना बहुत सारे लोग हैं जो अपने बैंक में करोड़ों अरबों छोड़ के चले जाते हैं और उनके बच्चे पूरी तरह बिगड़ जाते हैं, संतानों के विनाश का वो मार्ग खोल के जाते हैं। तो वो चीज़ जो हमें ये सिखाती है कि इसको किसकी सेवा में लगाएं, वो हमारा आत्म तेज है। वहाँ हमको कंसल्ट करना चाहिए कि हमारे पास जो गुण हैं, जो हमारा विकास, गुणगान तो हम करते रहते हैं, लेकिन गुण धारण करना आवश्यक है। महिमा मंडन भी करते हैं, लेकिन वास्तव में हम अपने ही अंदर जो दिव्यता की महिमा है उसका कैसे विकास करें, इस दिशा में हमारा चिंतन होना चाहिए। और मैं समझता हूँ, मेरा ये मानना है कि 2014 से 2028 का कालखंड बहुत ही अद्भुत कालखंड है। आश्रम से जोड़ता हूँ मैं, 1914 में माता जी पहली बार भारत आई, तो भारत की नियति उस समय निश्चित हो गई थी, और 2014 उसी नियति के जागृति का एक अवसर है। और ये हम श्री अरविंद की जन्म सार्धशती मना रहे हैं। तो बीच में 2020 आया, जिसने हम सबको विवश कर दिया, माता जी का परमानेंट अराइवल विवश कर दिया तैयार होने को, टू रिसीव दैट पावर विच इज कमिंग। और ये श्री अरविंद की सार्धशती अवसर है, ना केवल अंदर एक प्रण लेने का, परंतु अपने आप से किसी और को प्रण लेने की जरूरत नहीं है, कि कम से कम हम ये जानने का प्रयास करें माँ श्री अरविंद ने क्या लिखा है, और उस पर चलने का थोड़ा सा भी हम प्रयास करें। भारत के बारे में उन्होंने क्या लिखा है, जीवन के बारे में क्या लिखा है, और कुछ नहीं तो कम से कम भगवत गीता का बहुत ही ध्यान से, बहुत ना केवल पढ़ें, श्लोक तो सबको याद है, जीवन में उतारने का प्रयास करें। श्री अरविंद ने एक जगह लिखा है, द भगवत गीता इज द नेशनल स्क्रिप्चर। तो हम लोगों ने बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय गान तो घोषित कर दिए हैं। मेरी ये इस मंच से मैं किसी को सलाह नहीं दे सकता, लेकिन एक आइडिया फ्लोट कर रहा हूँ, 2 आइडिया, खासकर जो कि माननीय स्पीकर महोदय हैं। एक तो भारतवर्ष सेकुलर राष्ट्र नहीं, स्पिरिचुअल राष्ट्र है, सेकुलर की जगह आध्यात्मिक शब्द हो। दूसरा, बहुत सारे राष्ट्र गीत, राष्ट्रीय पक्षी सब आ गया, एक राष्ट्रीय स्क्रिप्चर, नेशनल स्क्रिप्चर, जिसको हम कह सकें हमारे राष्ट्र की ना केवल धरोहर है, हम जिसकी ओर देखते हैं अपने अंदर नई ऊर्जा लाने के लिए, वो श्रीमद् भगवत गीता को डिक्लेयर करना चाहिए। नमस्ते।